Hello friends, today we will discuss our chapter Chemical Reactions and Equations. The following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें तो हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। जैसे कि चेंज इन स्टेट। मान लीजिए आपके रिएक्टेंट जो थे वो लिक्विड स्टेट में थे, लेकिन आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया और उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। यानी कि अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए रिएक्टेंट्स की तो पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन हुई होगी। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज हो जाए, यानी कि मान लीजिए आपने एक रेड कलर का केमिकल रिएक्शन लिया और एक वाइट कलर का केमिकल रिएक्शन लिया और दोनों को मिक्स करने पर कोई और ही कलर मिल जाए तो पॉसिबिलिटी है कि केमिकल रिएक्शन हुई होगी। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इवॉल्व हो जाए तब भी हमारी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस लेती है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, यानी आपने अगर ऑब्जर्व किया है कि पहले टेम्परेचर कुछ और था लेकिन रिएक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज हुई और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका मतलब जितना मास रिएक्शन होने से पहले था उतना ही मास रिएक्शन होने के बाद भी होना चाहिए। यानी कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। The total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. The symbolic representation of a true chemical change or reaction is called chemical equation. अब केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जब हमारे सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है तब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अगर हम किसी केमिकल चेंज को या केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें, सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करें, तब हम उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्टर फॉर्म। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने वर्ड इक्वेशन को लिखा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। The substances that undergo chemical change in the reaction are called reactants. वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज के थ्रू गुजरते हैं रिएक्शन में उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। The new substances formed during the reaction is the product. और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है रिएक्शन के दौरान उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। Chemical equation can be made more concise and useful by using chemical formulae instead of words. ऊपर हमने वर्ड्स को यूज किया और हमने वर्ड इक्वेशन से हमारी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, लेकिन हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूले के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन वर्ड्स को यूज करने के बजाय हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। हम हमारी इस वर्ड इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूले का यूज करके। मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Mg और ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है MgO। Mg की वैलेंसी होती है 2+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2-। तो इस तरह से हमें मिलता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसीलिए हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए MgO के आगे 2 को लिखा। और क्योंकि हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए Mg के आगे भी 2 लिखा है। While writing a chemical equation, the following points should be noted. एक केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट कि हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स के नाम को लिखेंगे, उनके फॉर्मूलों को लिखेंगे। हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स को लिखेंगे और फर्स्ट रिएक्टेंट को लिखने के बाद प्लस का साइन, फिर सेकंड रिएक्टेंट, फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड रिएक्टेंट। इस तरह से जितने भी रिएक्टेंट्स हो हम उन सबको प्लस का साइन लगाकर लिखते जाएंगे।
जबकि हमारे राइट हैंड साइड पर हम हमारे प्रोडक्ट्स को लिखेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होता तो हम प्लस का साइन लगाकर उसको भी लिख देते। और इन दोनों साइड्स को हम सेपरेट करेंगे एक एरो से, जो कि पॉइंट करेगा प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए, इस एरो का जो हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पर देखिए, हमने मैग्नीशियम के आगे ब्रैकेट में S लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के आगे G लिखा है, वैसे ही हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे S लिखा है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, हमारा ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है। In chemical equation, the physical states of the reactants and products are represented by notations. ये notations होते हैं, इन symbols के थ्रू हम represent करते हैं physical state को। S का मतलब कि solid है, L मतलब कि liquid है, और G हमारा gaseous state को represent करता है, और ये A और Q हमारा aqueous solution को represent करता है। aqueous solution जो होता है हमारा, उस solution में जो हमारा solvent होता है वो water होता है, यानी कि जो substance ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो water होता है। ऑल्सो हमारा जो ये सिंबल होता है, ये हमारा सिंबल रिप्रेजेंट करता है गैसियस प्रोडक्ट को। इस सिंबल का मतलब होता है कि कोई गैस इवॉल्व हुई है रिएक्शन में। जबकि जो हमारा ये सिंबल है जो कि डाउन है, जब हमारा एरो अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब गैस इवॉल्व हुई है। जब हमारा एरो का जो हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, इसका मतलब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट बेसिकली इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicated above and below the arrow in the equation. कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए हमें पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि 573 केल्विन टेम्परेचर, या फिर कुछ पर्टिकुलर कैटलिस्ट की जरूरत होती है जैसे कि आयरन। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए जो ये कंडीशंस होती हैं, इनको हम एरो के ऊपर मेंशन कर सकते हैं या फिर एरो के बिलो यानी नीचे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, तब हमें मिलता है मिथेनॉल। इस रिएक्शन के होने के लिए हमें 340 एटीएम प्रेशर की जरूरत होती है, जिसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है एरो के ऊपर। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से, तब हमें मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है, इसीलिए हमने इन कंडीशंस को एरो के ऊपर और नीचे मेंशन किया है। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन क्यों महत्वपूर्ण होती है। अ केमिकल इक्वेशन हैज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। क्वालिटेटिवली इट रिप्रेजेंट्स द नेम्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें तो केमिकल इक्वेशन क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नाम। लेकिन अगर हम क्वांटिटिवली बात करें तो ये रिप्रेजेंट करती है द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें तो हम बता सकते हैं कि कितने रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। हम साथ में ये भी बता सकते हैं कि कितने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, और साथ में हम रिलेटिव मास भी बता सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। तो इसीलिए हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब क्या, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट है, उसके जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड भी होने चाहिए, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए हम हमारी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। In a chemical reaction, the total mass of the products must be equal to the total mass of the reactants. In other words, the number of each atoms should be equal on both sides of the chemical equation. तो हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले कहा गया है कि कैलकुलेट कर लीजिए नंबर ऑफ एटम्स, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं सारे एलिमेंट्स के। जितने भी एलिमेंट्स उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, हमें सबके एटम्स को कैलकुलेट करना है। Select the compound or molecule having maximum number of atoms. अब हमें सेलेक्ट करना है उस कंपाउंड को या फिर उस मॉलिक्यूल को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी सबसे ज्यादा एटम्स हो। एंड इन दिस कंपाउंड
और उस कंपाउंड में भी हमें सिलेक्ट करना है उस एलिमेंट को जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हों। अभी जब हम बैलेंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एंड बैलेंस इट्स एटम ऑन बोथ साइड्स। सिमिलरली बैलेंस द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स वन बाय वन। इसी तरह से हमें बाकी एलिमेंट्स को भी वन बाय वन बैलेंस करना है। बैलेंस करते वक्त हमें याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। After balancing the atoms of the compound having maximum number of atoms, balance the atoms of other compounds or molecules. In this method, we try to balance the equation using the smallest whole number coefficients only. इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट्स को यूज करके। चलिए देखते हैं कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं ये तो समझ में आ गया। बैलेंस करना जरूरी है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम बैलेंस करते कैसे हैं। हमें यहाँ पर रिएक्शन दी गई है जहां पर हमारा आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करने के लिए। अब जब हमारा आयरन वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करने का सबसे पहला स्टेप है हमें ऐसे मॉलिक्यूल को चूज करना है जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हों। तो अब इसमें से ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा है जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है? डेफिनेटली Fe2O3। यहाँ पर अगर हम देखें तो Fe2O3 के पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं। तो हम बैलेंसिंग की शुरुआत इस मॉलिक्यूल से करेंगे। अब इस मॉलिक्यूल में भी हम सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा एटम होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो Fe के पास 2 एटम्स हैं जबकि ऑक्सीजन के पास 3 एटम्स हैं, यानी कि ज्यादा एटम्स ऑक्सीजन के पास हैं। तो हम बैलेंसिंग की शुरुआत ऑक्सीजन से करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं हमारे राइट हैंड साइड में, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है। तो अब हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H2O के आगे 3 लिख देंगे। H2O के आगे 3 लिख देंगे। हमने पहले ही पढ़ा है कि हम बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट को यूज करते हैं, तो हम H2O के आगे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं दोनों ही साइड, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एटम तो बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कंपाउंड में Fe2 यानी हमारा आयरन। आयरन के हमारे पास 2 एटम्स हैं राइट हैंड साइड में, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 ही एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम Fe के आगे भी 2 लिख देंगे, तो हमारा Fe का एटम भी बैलेंस हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 1 ही एटम बचता है और वो है हाइड्रोजन का। अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं हमारे राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, 3 × 2 6। तो यहाँ पर भी 6 एटम्स होने चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन के आगे 3 लिख देंगे, 3 × 6। अब दोनों ही साइड्स हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। तो इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट्स के एटम्स बैलेंस हो गए।